आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। पेडोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन है, तो यहां पर आपका ई वाला गलत हो जाएगा। ये पेडोलॉजी जो है मृदा के अध्ययन से संबंधित है। एंथोलॉजी जो है ये फूलों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जूलॉजी की एक शाखा है जो कि कीड़ों से संबंधित है, यानी इसमें कीड़ों का अध्ययन करते हैं, तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन है, तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है ए वाला। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 में उपकरण दिए गए हैं और सूची 2 में मापक राशि दी हुई है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता और जलवाष्प की मात्रा मापने के लिए करते हैं, यानी यहां पर ए का दूसरा। बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब को मापने के लिए करते हैं। अमीटर, अमीटर का उपयोग सर्किट में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, यानी विद्युत धारा से संबंधित है ये। नेफोस्कोप जो है बादलों की ऊंचाई, दिशा और उनके वेग को मापने का एक उपकरण है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तीसरा प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को, शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को, जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण को, कौड़ी वेग मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को। देखिए, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने और प्रदर्शित करने के लिए विद्युत उपकरण है। शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त उपकरण जो है उसका नाम एंडोस्कोप है, इसको एंडोस्कोप बोला जाता है। जल के नीचे की जो ध्वनि तरंगों को सुनने या उनकी गणना करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है उसको हाइड्रोफोन बोलते हैं, इसको हाइड्रोफोन बोला जाता है। कौड़ी वेग मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसको गायरोस्कोप या जायरोस्कोप बोला जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। चौथा प्रश्न है, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? सलारजंग, धरोहर, विरासत, संगठन। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गोवा में स्थित सीमा शुल्क और जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कर दिया गया था 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 3.5 करोड़। देखिए, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ से बढ़ाकर वर्तमान में 5 करोड़ कर दिया है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। छठवां प्रश्न है, अभिकथन विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। कारण, तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सामान्यतः जब हम आकाश में तारों को देखते हैं तो तारे हमें सफेद रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों का जो प्रकाश है ये हमारे वायुमंडल से होकर आता है, इस वजह से तारे हमें जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जब तारों का अध्ययन वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से किया गया तो पता चला कि तारे सफेद रंग के ना होकर विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे नीला, सफेद, पीला, नारंगी या लाल रंग के तारे हो सकते हैं। तो यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। यहां पर आपका कारण भी सही है। किसी तारे में रंग की भिन्नता मुख्य रूप से इसकी संरचना और प्रभावी तापमान की वजह से होती है, तो यहां पर आपका कारण भी सही है। तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है।
तो आंसर होगा आपका ए वाला। 7वां प्रश्न है, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। क्वथनांक वह स्थिर तापमान है जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर द्रव जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के विलेय और विलायक के जो कण हैं ये आपस में मिल जाते हैं और विलेय के कुछ कण जो होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं और ये कण जो हैं ये द्रव अणुओं का वाष्पीकरण रोकते हैं। तो इस प्रकार जो क्वथनांक होता है ये उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी कि क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, यानी बढ़ता है। 8वां प्रश्न है, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है एक उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, बी तथा सी दोनों। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है ये अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का जो अपवर्तनांक है वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले की लेंस की प्रगति बदल जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी बी तथा सी दोनों। 9वां प्रश्न है, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? 3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। भारत में सतही कोयला गैसीकरण के विकास हेतु नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है जिसमें कोयला मंत्रालय के सदस्य भी शामिल हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के साथ 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 10वां प्रश्न है, जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई थी? भोंसले, सम्राट पृथ्वीराज, राम सेतु, मणिकर्णिका। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्राट पृथ्वीराज मूवी को यूपी में कर से छूट प्रदान की गई थी। पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश के राजा थे, इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 12वीं सदी में 1178 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया है। तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया है। वहीं 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला। 11वां प्रश्न है, सूची 1 में शब्दावली दी गई है और सूची 2 में उसका विवरण है। एपीकल्चर, देखिए एपीकल्चर का संबंध शहद उत्पादन से है, पिसीकल्चर का संबंध मछली उत्पादन से है, सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है, विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 12वां प्रश्न है, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है व्यतिकरण का, ध्रुवण का, परावर्तन का, विवर्तन का। देखिए ये व्यतिकरण का उदाहरण है। व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसके अंदर दो तरंगें उच्च, निम्न या समान आयाम की परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से साबुन का बुलबुला विभिन्न रंगों का दिखता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 13वां प्रश्न है, सूची 1 में भौतिक मात्रक दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी एसआई यूनिट है। पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई यूनिट मोल है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला है। तापमान का केल्विन है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा बी वाला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु, अहमदाबाद, नागपुर। जून 2022 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इंडिया स्पेस, इसके मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
अहमदाबाद के भोपाल में किया गया, यानी अहमदाबाद के भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर पवन गोयनका इसके अध्यक्ष हैं, यानी पवन गोयनका को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, अहमदाबाद। 15वां प्रश्न है, संत कबीरनगर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 5 जून 2022 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने यूपी के संत कबीरनगर जिले के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी संत कबीरनगर अकादमी जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के मगहर में स्थित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संत कबीरनगर जिले के मगहर में पहुंचने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में यहां पर आए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, केवल 2। 16वां प्रश्न है, स्त्रियों में बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तारत्व के कम होने के कारण, तारत्व के अधिक होने के कारण, आवृत्ति के अधिक होने के कारण, बी और सी दोनों। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व भी बढ़ता जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। ये तारत्व और आवृत्ति इन दोनों की वजह से स्त्रियों और बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। 17वां प्रश्न है, तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ती हैं। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव ये घटता नहीं है, बल्कि आयनन विभव जो है बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ता है। वहीं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 2। 18वां प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज्यादा ठंडा लगता है? लोहे के गुटके का दाब लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। देखिए, लोहा जो है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, वहीं लकड़ी है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। इसी वजह से ठंड के दिनों में जब हम लोहे के गुटके को और लकड़ी के गुटके को छोड़ते हैं तो लकड़ी के गुटके की तुलना में लोहे का गुटका हमें ज़्यादा ठंडा लगता है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला। 19वां प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या थी? मिल्क फॉर ऑल, प्रिवेंट मिल्क एंड मिल्चिंग एनिमल्स, डेयरी नेट जीरो, मिल्क एंड हेल्थ। सन 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ग्लोबल फूड के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देने और डेयरी क्षेत्र की सराहना हेतु 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की गई थी और तब से प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम डेयरी नेट जीरो थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 20वां प्रश्न है, जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए
एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा ने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 21वां प्रश्न है, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं पीले शैवाल, लाल शैवाल, हरित शैवाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर हरित शैवाल कहा जाता है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड, स्वपोषी और बड़े पैमाने पर जलीय जीव हैं। आमतौर पर पाए जाने वाले कुछ हरित शैवाल क्लेमाइडोमोनास, बुलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और चारा हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? सोनिक बूम, सबसोनिक, सुपरसोनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं और सोनिक बूम को मापने की इकाई मैक है, जिसको मैक में मापा जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 23वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष शब्द पहली बार 1838 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी, 1 तथा 2 दोनों। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विश्व बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, विश्व आर्थिक मंच। देखिए, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया गया। इसकी चर्चा का विषय ट्रैकिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस था। तो ये जो है ILO द्वारा किया गया है और ये कहाँ किया गया है? जिनेवा में। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 25वां प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। देखिए, 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई का 4था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें यूपी ने 8वां स्थान हासिल किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में तमिलनाडु 17 बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है, वहीं गुजरात जो है सूची में दूसरे स्थान पर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में यूपी और उड़ीसा ने 8वां स्थान हासिल किया है, यानी कि यूपी का भी 8वां स्थान है और उड़ीसा का भी 8वां स्थान है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 26वां प्रश्न है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संसूचन, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। देखिए, 1957 में गॉर्डन गोल्ड द्वारा लेजर की खोज की गई थी। इसकी खोजकर्ता जो है गॉर्डन
गोल्ड हैं। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होती है? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। देखिए इसके लिए हम लोग आवर्त सारणी पर चलते हैं और आवर्त सारणी देखकर आपके मन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने यहां पर आवर्त सारणी दी हुई है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो इलेक्ट्रॉन की घनत्व है इसमें वृद्धि होती है। इसका बायां ये है, लेफ्ट ये है और ये राइट है। तो जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की घनत्व में वृद्धि होगी। वहीं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व में कमी आती है। तो आपको वहां पर 4 तत्व दिए गए हैं। एक तो आपका सोडियम है, पोटेशियम है, इधर फिर आपका कार्बन है और क्लोरीन है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं क्लोरीन जो है सबसे राइट में पड़ रहा है, सबसे दायां क्लोरीन पड़ रहा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होती है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला, क्लोरीन। 28वां प्रश्न है, वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण यानी रियर व्यू को देखने के लिए उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 29वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड। तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयासों हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 मई 2022 को झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा? ताजमहल परिसर, काशी विश्वनाथ धाम, वृंदावन पवित्र शहर, कुशीनगर बौद्ध स्थल। काशी विश्वनाथ धाम राज्य का पहला ऐसा मंदिर होगा जो कार्बन और धूल के कणों से पूरी तरह मुक्त होगा। तो आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला। देखिए इसके लिए 12 जगहों पर एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सारगैसम, बोलवॉक्स। देखिए भूरे शैवाल को फ्यूफाइसी कहा जाता है। इनका प्राकृतिक आवास समुद्र है। इनके पास क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड और जेंथोफिल होता है। भूरे रंग के शैवाल सामान्य रूप से एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस हैं। तो एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सारगैसम ये सभी भूरे शैवाल हैं। वहीं बोलवॉक्स जो है ये एक हरित शैवाल है, यानी क्लोरोफाइसी है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला। 32वां प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1940 में की गई थी। इसके खोजकर्ता विलियम हर्शेल हैं। तो विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। अवरक्त किरणें पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं। अवरक्त किरणों की वेधन क्षमता अधिक होने के कारण ये घने कोहरे और धुंध को भेद सकती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पराबैंगनी किरणों की। तो देखिए पराबैंगनी किरणों की खोज जोहान विल्हेन ने की थी। इसके खोजकर्ता जो हैं जोहान विल्हेन हैं। वहीं दृश्य किरणों की खोज जो है न्यूटन ने की थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला।
33वां प्रश्न है, पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता, सतह का उच्च तापमान, जल की लवणता, रक्तचाप। पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मामीटर है जिसका उपयोग सतह के उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ये पायरोमीटर का उपयोग सतह के उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता जो है इसको मापने के लिए साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल की लवणता मापने के लिए सेलेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल की लवणता जो है सेलेनोमीटर से मापी जाती है। बीपी को जो यानी कि रक्तचाप को स्फिग्मोमेरोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसको जो है स्फिग्मोमेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 34वां प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर QS का मतलब है क्वाकरेली साइमर्स। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक द्विवार्षिक नहीं बल्कि ये वार्षिक प्रकाशन है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसमें लगातार 11वें साल अमेरिका का MIT पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रहा है। ये सेकंड नंबर पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही है। थर्ड पर इसमें जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। अब भारत की बात करें तो शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई है, जिसमें 155वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु रहा है। इसके बाद 172वें स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है, यानी IIT बॉम्बे जो है 172वें स्थान पर रहा है। 174वें स्थान पर IIT दिल्ली रहा है। तो आपका यहां पर सेकंड वाला सही है, तो आंसर होगा आपका यहां पर सी वाला, केवल 2। 35वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित, PCS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित, गरीब कल्याण योजना से संबंधित, छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित। हाल ही में यूपी सरकार ने PCS अधिकारियों की चल और अचल संपत्ति का ऑनलाइन विवरण प्रदान करने के लिए स्पैरो यूपी पोर्टल बनाया है। इन अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल एंट्री अब ऑनलाइन की जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने मंत्रियों और IAS अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तो स्पैरो यूपी पोर्टल जो है ये PCS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो यहां सही आंसर है बी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? अपरमाणु कण, आविष्कारक, पॉजिट्रॉन, चैडविक, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, J.J. थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, एंडरसन। देखिए पॉजिट्रॉन की खोज वर्ष 1932 ईस्वी में कार्ल डेविड एंडरसन ने की थी। इसकी खोजकर्ता एंडरसन है। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। तो आपका ए वाला युग्म गलत है। प्रोटॉन की बात करें तो देखिए प्रोटॉन एक धनात्मक मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन जो है एक स्थायी मूल कण है, इसकी प्रकृति स्थायी है। तो यहां पर आपका बी वाला सही है। न्यूट्रॉन की बात करें तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी, ना कि J.J. थॉमसन ने। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण है
जो परमाणु के नाभिक में रहता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी मूलकण है, इसकी प्रकृति अस्थायी है, तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाली कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन एक स्थायी मूलकण है, इसकी प्रकृति कैसी है? स्थायी है, तो यहां पर आपका डी वाला भी गलत है। यहां पर आपका केवल बी वाला सही है, तो सही आंसर होगा यहां पर बी, प्रोटॉन। 37वां प्रश्न है, अभिकथन NH3 यानी अमोनिया जल में घुलनशील होता है। कारण NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। देखिए यहाँ कारण सही है, अमोनिया एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। दो समान या भिन्न परमाणुओं के बीच आपसी संबंध और साझा इलेक्ट्रॉनों से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। सहसंयोजक बंध के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला गुण यह है कि जल में घुलनशील नहीं होता है। इसका दूसरा गुण यह है, ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। तो यहां पर आपका अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। 38वां प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, पित्ताशय, यकृत। मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होती है। यह प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करती है। लीवर पित्त का उत्पादन और स्राव भी करता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 39वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। 1 जून 2022 को भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लीड आईटी के नाम से जाना जाता है, तो लीड आईटी के एक हिस्से के रूप में स्टॉकहोम में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की। लीड आईटी पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्यवाही में प्रमुख हितधारक हैं और जिन्हें विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई? वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, आगरा कैंट, कानपुर सेंट्रल। देखिए, आगरा कैंट स्टेशन को स्वच्छता के मामले में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली मछली है? जेलीफिश, कटलफिश, हैगफिश, गोल्डफिश। देखिए, कैटफिश, पाइपफिश, पैडलफिश, गोल्डफिश, ग्लोबफिश और डॉगफिश आदि जो हैं ये वास्तविक मछलियां हैं। तो गोल्डफिश जो है एक उड़ने वाली मछली है। कुछ जानवरों के नाम जो हैं मछली से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वास्तव में मछलियां नहीं होती हैं, जैसे जेलीफिश है, हैगफिश है, स्टारफिश है, डेविल फिश है, सिल्वर फिश है, क्रेफिश है, कटल फिश है। ये जानवरों के नाम है, ये मछलियां नहीं है। जबकि गोल्ड फिश जो है एक वास्तविक मछली है और उड़ने वाली मछली है, तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 95%, मैग्नीशियम की मात्रा 1% और कॉपर की मात्रा 4% होती है। जिंक धातु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका यहां पर सही आंसर होगा डी वाला। 43वां प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, न्यूटन ने गति के
3 नियम दिए हैं, जिनमें से पहला नियम जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल आरोपित नहीं किया जाए। गति का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण दो चरों, वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके पहले वाले कथन की जो विशेषताएं हैं ये दूसरे वाले स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं। वहीं न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके एक और दो दोनों ही गलत हैं, तो आंसर होगा आपका डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 44वां प्रश्न है, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चांग योंग री, कृष्णा श्रीनिवासन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, गीता गोपीनाथ। कृष्णा श्रीनिवासन को IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह चांग योंग री की जगह लेंगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 45वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है नैनो कार्बन की, नैनो सिरेमिक की, नैनो लिपिड की, नैनो सिलिका की। नैनो सिलिका को हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा गन्ने की खोई की राख में खोजा गया था। राख से निकालने की तकनीक को NSI द्वारा विकसित किया गया है और इसका पेटेंट अब कराया जा रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 46वां प्रश्न है, पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है कलिका संवर्धन, कोशिका संवर्धन, ऊतक संवर्धन, पादप संवर्धन। देखिए, इसे ऊतक संवर्धन कहा जाता है। ऊतक संवर्धन नियंत्रित पोषक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत पौधों के क्लोन का उत्पादन करने के लिए कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों या समग्र पौधे का इन विट्रो कीटाणु रहित संवर्धन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? स्कैंडियम, सीसा, तांबा, मैग्नीशियम। सीसा धातु जो है ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है। सीसा का रासायनिक संकेत Pb होता है। इसका परमाणु क्रमांक 82 है। सीसा नीले सफेद रंग की चमकदार धातु है। यह अत्यधिक मुलायम, आघातवर्धनी और विद्युत का अपेक्षाकृत कम सुचालक है। सीसा जंग प्रतिरोधी होता है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर यह धूमिल हो जाता है। चांदी जो है, चांदी ऊष्मा की सबसे ज्यादा सुचालक होती है और चांदी के बाद फिर तांबा आता है। तांबे के बाद फिर एल्यूमिनियम आता है। यानी ऊष्मा की सुचालकता में चांदी पहले स्थान पर है, तांबा दूसरे स्थान पर है और एल्यूमिनियम तीसरे स्थान पर आता है। तो आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? मैथिल एल्कोहल, ग्लाइकोल, एथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड। मैथिनॉल एक गैर पेय एल्कोहल है जिसे कास्ट एल्कोहल या स्पिरिट और मैथिल एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग अधिकांशतः ईंधन, सॉल्वेंट्स और एंटी फ्रीजर के निर्माण में किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 49वां प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिलवस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे? कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान, मंगोलिया। देखिए, ये मंगोलिया को भेजे गए हैं। जून 2022 में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया के पवित्र अवशेषों के साथ मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा समारोह में गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? फुगाकू, फ्रंटियर, समिट, सियरा। फ्रंटियर विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। फ्रंटियर को हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि AMD प्रोसेसर से लैस है। फ्रंटियर
अमेरिका के ऊर्जा विभाग की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। ये फ्रंटियर जो है ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, फ्रंटियर। देखिए, इसी के साथ हम यहां पर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड ये आ रही है कि दृष्टि वाली टेस्ट सीरीज को 3 पार्ट में बनाया जाए। तो आज आपका यहाँ पर आपको पार्ट 1 देखने को मिला, अगले दिन आपको इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।